प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ है, और इसी में हम लोग न्यूटन का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, तो वो गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम भी समझेंगे कि न्यूटन ने कैसे दिया था और उसके बारे में न्यूटन ने हमें क्या बताया था। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे मैं 1 मिनट बात कर लेना चाहता हूँ कि देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत ज़रूर कीजिएगा, तभी चीज़ें आपको आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पे क्लास 9th का कंप्लीट साइंस कराऊंगा पूरी तरीके से, और जैसे ही साइंस कंप्लीट हो जाएगा मैं किसी अन्य विषय को कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप मिस कर देंगे लेक्चर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मैंने देखा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए आपके पास जो भी ग्रुप होता है उस ग्रुप में। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें अच्छे से। अब देखिए, आपके सामने लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। जैसे मान लीजिए होता क्या है, मान लीजिए ये धरती है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, ये धरती है। ठीक है, जिसको पृथ्वी भी कहा जाता है। और इस धरती से किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं ऊपर। ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। ये मान लीजिए कोई पिंड है। ठीक है, फिजिक्स में वस्तु को हम पिंड के नाम से जानते हैं। तो इस पिंड को हमने ऊपर फेंका, तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद क्या होता है, ये पिंड फिर से धरती पर लौट करके चलाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि ये अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है ना। अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक दूसरा वेग होता है जिसको हम पलायन वेग कहते हैं, उस वेग से इसको फेंकना पड़ता है। वो सब आपको कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ समझिए कि इस धरती से हम क्या करते हैं, जब इस पिंड को फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद होता क्या है कि ये पिंड इस धरती पर फिर से लौट करके चलाता है, रिटर्न मार देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बच्चों इसलिए होता है ना कि ये जो धरती है, ठीक है, ये एक प्रकार के बल से, धरती जो है ये एक प्रकार के बल से, मतलब एक प्रकार का बल लगा करके इस पिंड को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, क्या करती है बताइए? एक प्रकार का बल लगा करके ये इस पिंड को क्या करती है, आकर्षित करती है। और यही जो बल होता है बच्चों, इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बताइए? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि यदि इस पिंड को हम क्या करें, धरती से ऊपर फेंकें, तो पिंड क्या होता है, कुछ देर के बाद, ठीक है, वापस लौट करके चला आता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हमने देखा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती क्या करती है, इस पिंड को अपनी तरफ खींचती है, और इस पिंड को अपनी तरफ खींचती है तो एक प्रकार का बल आरोपित करती है, एक प्रकार का बल लगाती है इस पिंड के ऊपर, और इसी बल को हम बच्चों क्या बोलते हैं बताइए? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा था आपके नोट्स में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था कि किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई पर पहुंचती है, फिर नीचे की ओर गिरने लगती है या नीचे की ओर आ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है उस वस्तु के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं ये समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे। क्या कहानी सुनाएंगे? न्यूटन ने कुछ अपने जीवन में अनुभव किया था उसके बारे में बताएंगे। ये बोल ये रहे हैं कि जब न्यूटन जो थे, वो न्यूटन जब सेब के बागीचे में बैठे थे, है ना, सेब के कहाँ बैठे थे बताइए? बाग में बैठे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि एक सेब क्या करता है, टूट करके उनके ऊपर ही गिर जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये सेब का पेड़ है। ठीक है, ये सेब का पेड़ हो गया इस तरीके से, ये सेब का पेड़ है, और ये न्यूटन मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से न्यूटन बैठे हुए हैं। तो न्यूटन ने क्या देखा? न्यूटन ने ये देखा कि बैठे बैठे ये कुछ कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, फिर इन्होंने देखा अचानक से कि यहाँ से एक सेब टूटता है और टूट करके इनके सीधे ऊपर आके गिरता है। तो न्यूटन को सोचने पे ये घटना ने क्या किया, विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। अब न्यूटन सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो न्यूटन ने जब सोचा तो उन्होंने एक निष्कर्ष दिया। उन्होंने निष्कर्ष में क्या बताया? उन्होंने बताया कि दरअसल सेब जब नीचे गिर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं जो धरती है ये सेब को अपनी तरफ खींच रही है, इसी वजह से सेब क्या कर रहा है बताइए? नीचे की तरफ गिर रहा है। तो आगे चल के न्यूटन ने बताया कि धरती जब सेब को अपनी तरफ खींच रही है तो एक बल लगा रही है सेब के ऊपर, और उसी की वजह से वो सेब क्या है, धरती पर गिर जा रहा है। तो उसी बल को न्यूटन ने कहा था कि ये कौन सा बल होता है? तो इन्होंने कहा कि ये जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब आपको कुछ चीज़ों को और समझाता हूँ, ध्यान से देखिए।
इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे पृथ्वी हो, ठीक है, चाहे चंद्रमा हो, वो सभी के सभी चाहे जितनी दूरी पर स्थित होते हैं, लेकिन उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, मैंने बहुत ही सटीक भाषा में आपको समझाया है कि इस धरती पर जितने भी पिंड हैं बच्चों, उन सभी पिंडों के अंदर क्या होता है, वो चाहे जितनी दूरी पर हों, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जैसे एक पिंड मान लेते हैं कि यहाँ पर है, इसका नाम हम देते हैं ए, और एक पिंड यहाँ पर है, इसका नाम हम दे देते हैं बी। ठीक है, अब ये पिंड मान लेते हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर है, फिर भी क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ये वाला पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जबकि ये वाला पिंड क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से इस पिंड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसे ही कुछ इस चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब कुछ चीज़ों को और समझाता हूँ। न्यूटन ने कुछ और क्या सोचा था। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये है कि न्यूटन ने देखा कि सेब टूटा और सेब टूट करके क्या है, उनके ऊपर गिर गया, अर्थात वो धरती पर गिर रहा था और धरती के ऊपर बैठे थे तो उनके ऊपर गिर गया। अगर वो नहीं होते तो धरती पर गिरता है। तो आप सोचिए कि अगर सेब धरती पर गिर रहा था तो इसका निष्कर्ष न्यूटन ने क्या निकाला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धरती क्या कर रही है, सेब को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, सेब को अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या सेब को सिर्फ धरती ही खींच रही है, क्या कभी धरती सेब के प्रति गति नहीं करती है, अर्थात क्या सेब धरती को नहीं खींच सकता है। ठीक है, आप सोचिएगा, ये सोचने वाला चीज़ है, तार्किक विषय है कि धरती क्या कर रही है, सेब को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मतलब सेब को अपनी तरफ खींच रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेब भी धरती को क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, अर्थात हमने देखा कि धरती के प्रति सेब क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, गति करता हुआ नीचे आ रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेब के प्रति, ठीक है, धरती भी क्या करे, गति करे, मतलब सेब की तरफ गति जाए, मतलब सेब की तरफ जो धरती है वो गति करे, अर्थात सेब की तरफ धरती जाए। ठीक है, तो वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन ये कोई टीचर बताता नहीं, इसलिए आप लोग जानते नहीं हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो सेब है, ठीक है, वो सेब क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है। तो कहाँ गिर जाता है बताइए, सेब गिर जाता है धरती पर। ठीक है, धरती पर गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि धरती सेब की तरफ आकर्षित हो, मतलब जो धरती है वो सेब की तरफ जाए। ठीक है, हमने क्या देखा कि सेब धरती पर गिर रहा है, मतलब सेब क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और गति करता हुआ धरती की तरफ आ रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि धरती सेब के प्रति गति करने लगे, मतलब धरती ही किधर जाने लगे बताइए, सेब की तरफ जाने लगे। तो ये किसी को पता नहीं होता है और बुक में भी लिखा होता है, फिर भी लोग इसको समझा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हमने आपको आपकी क्लास में एक बार बताया था द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान के बारे में बताया था। और द्रव्यमान के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने ये बताया था कि जो वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं में जो भी पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है, वस्तुओं में जो भी पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है, वही उस वस्तु का क्या होती है बताइए, तो उस वस्तु का होती है द्रव्यमान। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं ये उदाहरण आपको दिया था एक दूसरे लेक्चर में कि जैसे मान लेते हैं क्या है, अंगूर है, तो उस अंगूर में क्या होगा, उस अंगूर में आप देखेंगे तो गूदा होगा, उस अंगूर में छिलका होगा, उस अंगूर में मिठास होगा, उसी अंगूर में पानी भी होगा। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, इन्हीं सारी चीज़ों से अंगूर मिलकर के बना है। ठीक है, और ये क्या है, अंगूर एक प्रकार की वस्तु है और ये सभी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो इस अंगूर नामक वस्तु के अंदर जो भी ये पदार्थ है, उसका मिठास है, उसकी पानी है, उसका गूदा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा उसका छिलका है, ये सारा का सारा उसका क्या है, द्रव्यमान है। यानी जो वस्तु होता है उसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान होता है। तो आप खुद ही सोचिए, अब बताइए सेब का द्रव्यमान होगा कि नहीं, तो बिल्कुल सेब का द्रव्यमान होगा। सेब कुछ ना कुछ वस्तुओं से मिलकर के, कुछ ना कुछ पदार्थ से मिलकर के बना है, तो सेब का भी द्रव्यमान है ना। अभी चीज़ को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि धरती सेब को खींच रही है, अर्थात सेब धरती के प्रति गति कर रहा है। तो क्या धरती भी सेब के प्रति गति करती है, अर्थात क्या सेब भी धरती को खींच सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो मैं वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको, समझिएगा। तो सेब का क्या होगा, सेब का कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, है ना। सेब का क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा बताइए, द्रव्यमान होगा। ऐसे आप देखेंगे तो जो धरती है ना, धरती है तो इसका भी क्या होगा बताइए, इसका भी कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होगा, धरती का भी द्रव्यमान होगा। भैया सेब भी कुछ ना कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, तो ऐसे धरती भी तो किसी न किसी चीज़ों से मिलकर के बनी है, तमाम सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। तो वो सभी चीज़ें क्या है, धरती के द्रव्यमान है। अब आप मुझे बताइए कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा है और किसका द्रव्यमान कम है। तो इसका आंसर ये है कि चूंकि सेब जो है वो छोटा है, तो इसका द्रव्यमान क्या है, बिल्कुल न के बराबर है। यानी हम नगण्य कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, नगण्य। ठीक है, नगण्य, नगण्य कहेंगे। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, अर्थात जीरो के बराबर। अब आप ही सोचिए, धरती जो है कितनी बड़ी है और सेब उसकी तुलना में कितना छोटा है। उसी तरीके से जैसे एक बालू होता है, बालू का पूरा ढेर होता है, उस ढेर में एक बालू का छोटा सा कण। तो अब देखिए बालू का ढेर कितना बड़ा है, लेकिन एक छोटे से बालू के कण को देखिए, वो कण कितना है बताइए, छोटा है। तो बालू के ढेर की तुलना में जो कण है ना, उसका द्रव्यमान क्या होगा, नगण्य होगा, यानी बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। तो ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि जो सेब है उसका द्रव्यमान आप देखेंगे तो धरती के द्रव्यमान की तुलना में क्या है, बिल्कुल नगण्य है, अर्थात बहुत ही कम है। जबकि धरती को आप देखेंगे तो धरती का द्रव्यमान क्या बताइए, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही क्या बताइए, ज़्यादा है। तो इसी वजह से सेब जब धरती की तरफ गिरता है
ठीक है। अर्थात सेब जब धरती की तरफ क्या करता है, गति करता हुआ आता है, तो सेब को हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ है और ऊपर से सेब गिर रहा है इस तरीके से, तो सेब जब पेड़ की तरफ, मान लीजिए पेड़ है, ऐसे समझिए पेड़ क्या, इसको धरती मान लेते हैं कि धरती है और ऊपर से पेड़ में से इस तरीके से सेब गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो हम सेब को देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात सेब की गति हमको दिखाई देती है धरती के प्रति। लेकिन बच्चों होता ये है कि धरती भी सेब के प्रति गति करती है, लेकिन हमको धरती की गति दिखाई नहीं देती है। क्यों दिखाई नहीं देती है? इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि धरती का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है ना। धरती का द्रव्यमान ज़्यादा है, लेकिन सेब का द्रव्यमान क्या है बताइए, नगण्य है, धरती के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही क्या है, कम है। तो मैंने आपको ये चीज़ फैक्ट मैंने समझाया कि सेब जो है वो धरती के प्रति गति कर रहा है, धरती उसको आकर्षित कर रही है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो धरती भी सेब के प्रति गति करती है। ठीक है, सेब भी धरती को गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके खींचना चाहता है और खींचता भी है, लेकिन हमको धरती सेब की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि धरती का द्रव्यमान ज़्यादा है, लेकिन सेब का द्रव्यमान बहुत ही कम है, अर्थात नगण्य है, 0 के बराबर है। तो सेब का द्रव्यमान बहुत ही कम होने की वजह से जो है सेब धरती के प्रति गति करता हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन धरती जब सेब के प्रति गति करती है तो चूंकि धरती का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए धरती की गति हमको दिखाई नहीं देती है। तो ये एक अचरज का विषय था और जो मैंने आपको समझाया। तो ये बात किसने सोचा था? ये न्यूटन ने सोचा था, है ना। इस बात को न्यूटन ने ही सोचा था। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया कि न्यूटन ने क्या सोचा था। अब आइए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ों को और समझ सकते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं बच्चों कि प्रत्येक ग्रह का चक्कर लगाता जो है वो क्या होता है बताइए, उपग्रह। ठीक है, प्रत्येक ग्रह का जो चक्कर लगाता है वो उपग्रह होता है। ऐसे आप देखेंगे तो आपकी जो धरती है, समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ इस चीज़ को, आपकी जो धरती है जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, है ना, पृथ्वी बोलते हैं। तो जो धरती है और जो पृथ्वी है ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है, एक प्रकार का ग्रह है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो धरती है या जो पृथ्वी है वो एक प्रकार की क्या है बताइए, ग्रह है। अब इस धरती का चारों तरफ से चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है ना, चंद्रमा। अभी चंद्रमा क्या करता है? चारों तरफ से ऐसे चक्कर लगाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरीके से चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो चंद्रमा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है चंद्रमा, है ना, मून, ये चंद्रमा है। तो जो चंद्रमा है वो क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बन जाएगा उपग्रह। ठीक है, उपग्रह बन जाएगा। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि धरती के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पे चंद्रमा गति करता है, तो चंद्रमा की गति तो हमको दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, जब चांदनी रात होती है उस रात में जब आप देखेंगे, मान लीजिए 10 बज रहा है तो आप देखेंगे चंद्रमा आपको कहीं और नजर आएगा, लेकिन रात में आप 2 बजे उठ के देखेंगे तो चंद्रमा कहीं और नजर आएगा, 3 बजे देखेंगे तो कहीं और नजर आएगा। अर्थात धरती के प्रति चंद्रमा क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो अब सोचने वाली ये चीज़ है, अभी मैंने आपको समझाया था कि इस ब्रह्मांड में वस्तुएं चाहे जितनी दूरी पर हों, ठीक है, चाहे जितनी दूरी पर हो, अब धरती एक प्रकार की वस्तु है, चंद्रमा एक प्रकार की वस्तु है, वस्तुएं चाहे जितनी दूरी पर हो, लेकिन उनके बीच में एक बल कार्य करता है, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अर्थात धरती और चंद्रमा के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं समझा ही रहा हूँ कि हम चंद्रमा को गति करते हुए तो देखते हैं कि चंद्रमा धरती के प्रति गति कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि धरती चंद्रमा के प्रति गति करे, लेकिन वास्तव में क्या होता है बताइए, हम धरती को चंद्रमा के प्रति गति करते हुए नहीं देख पाते हैं, जबकि चंद्रमा को धरती के प्रति गति करते हुए हम देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए समझ लेते हैं। अब आप ही सोचिए, अभी भी आपको हम क्या समझाए थे ऊपर? हम आपको समझाए थे कि सेब का द्रव्यमान नगण्य था, जबकि धरती का द्रव्यमान क्या था? ज़्यादा था। इसलिए हम क्या कर रहे थे? सेब को गति करते हुए, सेब को धरती की तरफ आते हुए देख रहे थे। लेकिन जब धरती सेब के प्रति गति कर रही थी, सेब की तरफ जा रही थी, तो हम धरती को नहीं देख पा रहे थे, उसकी गति को नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि धरती का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा था। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी लागू होता है कि आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा है उसका द्रव्यमान जो है वो धरती की तुलना में क्या होगा बताइए? कम होगा। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होगा बच्चों वो धरती की तुलना में क्या होगा? कम होगा। चलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा है इसका द्रव्यमान को मास कहा जाता है इंग्लिश में, ये याद रखिएगा। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो धरती की तुलना में क्या है? कम है। ठीक है, लेकिन जो धरती है अर्थात जो पृथ्वी है बच्चों, जो पृथ्वी है इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा की तुलना में क्या है? ज़्यादा है, चंद्रमा की तुलना में ज़्यादा है। अब आप ही बताइए किसकी गति हमें दिखाई देगी? आपने देखा था कि सेब की गति दिखाई देती है क्योंकि सेब का द्रव्यमान कम था। ठीक है, तो ऐसे बताइए चंद्रमा की गति दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। और आपने देखा था कि पृथ्वी जब सेब के प्रति गति करती थी तो नहीं दिखाई देती थी पृथ्वी की गति, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा था। तो ऐसे ही पृथ्वी भी क्या करती है? चंद्रमा की प्रति गति करती है, लेकिन हम पृथ्वी की गति को नहीं देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। तो ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। इस चीज़ को समझा था सबसे पहले न्यूटन ने। तो न्यूटन ने इस चीज़ को अपने नियम में प्रतिपादित किया था, बताया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, जरा कुछ चीज़ों को समझते हैं कि आखिर किस तरीके से चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अब धरती के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है और धरती क्या बताइए? ग्रह है। इस चीज़ को समझते हैं। अब आइए चंद्रमा की गति को थोड़ा सा समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, उस प्रैक्टिकल में क्या है समझाता हूँ आपको, देखिएगा, आपकी बुक में दिया भी है।
देखता हूँ कहाँ पर है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ एक बार। ये रहा प्रैक्टिकल, जिसको हम हिंदी में क्रियाकलाप कहते हैं। तो हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर में जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ गति कैसे करता है। धरती माने क्या होता है बताइए, पृथ्वी है ना। धरती के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है। एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या करता है बताइए, गति करता है। तो आखिर जो चंद्रमा है, ठीक है, वो धरती के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर गति कैसे करता है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा जो है ना वो सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरल रेखीय, ठीक है, पथ पर गति नहीं करता है, ठीक है। पथ पर गति नहीं करता है। मैं आपको समझाता हूँ ना क्या चीज़ है, गति नहीं करता है। चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए जैसे क्या है कि आप अपने घर से जब विद्यालय जाते हैं तो आप बताइए कैसे जाते हैं, रास्ते से होकर के जाते हैं। वो रास्ता पे आप मोटरसाइकिल से जाते होंगे, अर्थात बाइक से जाते होंगे या साइकिल से जाते होंगे। तो बच्चों जो वो रास्ता है ना, वो एक प्रकार का रास्ता को ही पथ बोलते हैं। तो वो जो पथ है वो क्या है, सरल रेखीय पथ है, मतलब एक सीधा रास्ता है से, ठीक है। तो ये सरल रेखीय पथ कहलाएगा। लेकिन जो चंद्रमा है वो बताइए क्या सीधा गति करता है, नहीं। अगर ये धरती है आपकी, तो इस धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा इस तरीके से गति करता है, इसके चारों तरफ गति करता है। तो ये जो पथ है ना चंद्रमा के द्वारा, ये कैसा पथ कहलाएगा, वृत्ताकार पथ कहलाएगा। तो मैं उसी चीज़ को समझा रहा हूँ आपको कि जो चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। तो गति करने के लिए क्या होता है कि उसको एक बल की आवश्यकता होती है। आखिर वो बल उसको मिल कहाँ से जाता है चंद्रमा को, ये चीज़ समझना है। तो हम क्या करना है, इसी चीज़ को एक क्रियाकलाप के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। आइए समझते हैं इस चीज़ को। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो क्रियाकलाप आपको दिखाया भी गया है। चलिए मैं आपको ये स्लाइड इधर करके दिखा देता हूँ कि इसका क्रियाकलाप क्या है। ये चलिए देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक लड़का है, वो लड़का क्या करता है, ठीक है, एक किसी पत्थर को या किसी भी चीज़ को, जो एक छोटा सा चीज़ है उसको क्या कर रहा है, बांध करके, ठीक है। ये रस्सी है, देखिए इसके हाथ में ये रस्सी है। इस रस्सी से क्या कर रहा है, उसको चारों तरफ घुमा रहा है, ठीक है, घुमा रहा है। तो अब ऐसे इसको महसूस कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पर मान लेते हैं कि पृथ्वी है, और जिस तरीके से पत्थर क्या है, कभी यहाँ होगा पत्थर, फिर देखिए तीर से दिखाया गया पत्थर कभी यहाँ होगा, फिर पत्थर कभी यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा पत्थर, फिर कहीं यहाँ पर होगा, फिर कहीं यहाँ पर होगा। मतलब ऐसे ही पत्थर क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा, ठीक है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि पृथ्वी है। पृथ्वी माने अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, तो मैंने लिख दिया ई से अर्थ, ठीक है। और यहाँ यम से मून, मून माने चांद। अब देखिए ये जो धरती है, इस धरती के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति चंद्रमा कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है ना बच्चों, ये गति कर रहा है क्यों, क्योंकि इसके बीच में, इस चंद्रमा के बीच में और इस धरती के बीच में एक बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है। और उस बल को हम क्या कहते हैं, उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल, ठीक है। कौन सा बल कहते हैं बताइए, अभिकेंद्र बल। तो ये जो चंद्रमा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभिकेंद्र बल, ठीक है। जो चंद्रमा है बच्चों, वो चंद्रमा धरती के चारों तरफ इसी बल की वजह से कार्य करता है, अभिकेंद्र बल की वजह से ही कार्य करता है। और आपको याद रखना है कि ये जो अभिकेंद्र बल होता है वो हमेशा केंद्र की ओर लगता है। कहाँ पर लगता है बताइए, केंद्र की तरफ लगता है। तो अभिकेंद्र बल जो होता है वो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, और इसी अभिकेंद्र बल की वजह से जो चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ इर्द गिर्द क्या करता है, गति करता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इस चीज़ को मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि न्यूटन ने क्या सोचा था। देख लेते हैं कहाँ पर लिखा है। हाँ, यहाँ पर मिल गया, देखिए। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इस चीज़ को ताकि आप देख सकें। ये रहा, देखिए। अब देखिए बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अभिकेंद्र बल, ठीक है। क्या लिखा हुआ बताइए, अभिकेंद्र बल लिखा है। मतलब इसी अभिकेंद्र बल की वजह से क्या होता है, इसी अभिकेंद्र बल की वजह से जो है चंद्रमा धरती के चारों तरफ गति कर पाता है, ठीक है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा इस फिगर को देखिएगा, फिर बताइएगा क्या हो सकता है। अब देखिए, ये देखिए, ये रहा आपके सामने फिगर। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, ये फिगर है। अब मान लीजिए कि ये रस्सी से लड़का घुमा रहा है और अचानक से रस्सी टूट जाए, अचानक से रस्सी टूट जाए, तब क्या होगा। तो अचानक से रस्सी टूट जाने से अब जो ये पिंड है ना, वो ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, ये सरल रेखीय पथ पर गति करने लगेगा, एक सीधी रेखा में इस तरीके से गति करने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए चंद्रमा और धरती के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, उस बल को अगर समाप्त कर दिया जाए, वो बल टूट जाएगा, तब क्या होगा। तो जो चंद्रमा है ना, वो सरल रेखीय पथ पर क्या करेगा, गति करने लगेगा, ठीक है। वो उसके चारों तरफ घूमेगा नहीं।
तो मैंने इस चीज़ को आपको समझा दिया कि चंद्रमा जो है धरती के चारों तरफ गति क्यों करता है, तो मैंने ये चीज़ आपको बता ही दिया, ठीक है। और आपको बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये धरती है, इस धरती के चारों तरफ यहाँ पर चंद्रमा है, कभी कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर गति कर रहा है, लेकिन इनके बीच में जो बल है अभिकेंद्र बल, अगर वो अभिकेंद्र बल कम हो जाए या मान लीजिए रस्सी टूट जाए, तो रस्सी टूटने से चंद्रमा क्या करेगा, इस तरीके से गति करने लगेगा, इस पथ पर गति करने लगेगा, सीधा ऐसे नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। तो अब आइए हम लोगों को क्या समझना है, थोड़ा सा देखते हैं और क्या समझना है। मैं स्लाइड करता हूँ इधर ताकि आप देख सकें अच्छे से। मैंने सब कुछ आपको ये सब समझा दिया है, जो भी मैंने हाईलाइट करके रखा है। अब बच्चों समझना है हम लोग को इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है, ये रहा। इसको हम लोगों को समझना है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो कितनी देर की हो गई। चलिए इस चीज़ को और समझते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये है कि न्यूटन ने ही बताया था कि, चलिए मैं पेन का पहले कलर बदल लेता हूँ इस तरीके से। हाँ, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि मान लीजिए कि ये कोई एक पिंड है, ठीक है, ये कोई एक पिंड है, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं कि ये ए है, और एक कोई पिंड ये है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कि ये क्या है, बताइए, बी है। और अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार का बल लगाते हैं, और उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अब इन्होंने बताया कि ये कोई पिंड है और ये भी क्या है, पिंड है। तो ये क्या करेगा, ये पिंड क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, बताइए, बल लगाएंगे, कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। अब ये वाला पिंड क्या करेगा, कुछ बल लगा करके इस पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये वाला पिंड क्या करेगा, ये भी कुछ ना कुछ बल लगा करके ये ए वाले पिंड को क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो इसको ये दूसरे कलर से दिखा लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जैसे ए वाले ने बी के ऊपर बल लगा करके आकर्षित किया उसको अपनी तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल लगा के, तो ऐसे ये भी क्या करेगा, बी वाला ए के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा के उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो चलिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि देखिए, ए वाला बी को आकर्षित कर रहा है, बी वाला किसको आकर्षित कर रहा है, ए को आकर्षित कर रहा है। अब मान लेते हैं, और मैंने आपको बताया ही था कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी ब्रह्मांड में पिंड हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसके बीच की, ठीक है, ए वाले के बीच की और जो बी वाले के बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है, ठीक है, वो क्या बताइए, स्मॉल डी है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर के माध्यम से सार्वत्रिक नियम की गणितीय व्याख्या करते हैं। अब सुनिए, सार्वत्रिक नियम के बारे में इन्होंने क्या बताया है। सार्वत्रिक नियम के बारे में इन्होंने जो बताया है, चलिए मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ। देख लेते हैं कहाँ पर है इनका नियम, मैंने हाईलाइट करके रखा होगा उसको भी। है, हाईलाइट करके मैंने रखा था लेकिन दिख नहीं रहा। चलिए मैं आपको इधर लिख के ही दिखा देता हूँ, फटाक से जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ। चलिए समझिए। तो अब इन्होंने क्या कहा था, देखिए, इन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में इन्होंने ये कहा था कि इन दोनों के बीच में जो बल लगता है ना, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दोनों पिंडों, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूँगा, इसका मतलब पिंड, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल, के बीच, इसका मतलब बच्चों लगने वाला है ना, लगने वाला बल, ठीक है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के, ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, पर थोड़ा सा धैर्य से देखिए, समझाऊंगा। समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग जरा समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया।
अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले समानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तब इस चीज़ को समझते हैं ना। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समझिएगा। देखिए समानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समानुपाती, पहले इसको समझ लेते हैं समानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, तब फिर आपको वो चीज़ समझाता हूँ। समानुपाती का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि ये ए है और समानुपाती के चिन्ह को हम ऐसे दिखाते हैं और ये बी है, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ठीक है, और ए घटेगा तो बी भी घटेगा, या बी घटेगा तो ए भी क्या होगा, घटेगा, मतलब जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, तो ये क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन कहीं पर आपको व्युत्क्रमानुपाती लिखा मिल जाए, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, अगर कहीं पर बच्चों आपको व्युत्क्रमानुपाती लिखा मिल जाता है तो हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह एक जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो कि जो ए है वो बी के व्युत्क्रमानुपाती है या जो बी है वो ए की व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम ऐसे बटे में ले लेते हैं इस चीज़ को, है ना, इस तरीके से ले लेते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, अगर बी बढ़ रहा है तो ए घटेगा, ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। तो आप याद रखिएगा कि व्युत्क्रमानुपाती अगर कहीं लिखा मिल जाए तो हम उसको ऐसे लिखेंगे और समानुपाती लिखा मिल जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए ऊपर से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बताया था, फिर इसका हम लोग गणितीय व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने देखिए क्या कहा था ना कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो बल क्या है, दोनों पिंडों के बीच लगने, कह रहा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका द्रव्यमान मान लेते हैं, चलिए ये जो पहला पिंड है ना, अब मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान, अब आपकी बुक में क्या है कि एक का द्रव्यमान कैपिटल एम है और एक का द्रव्यमान स्मॉल एम है। जरा देख लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कैपिटल एम माना गया है, हम मान सकते हैं किसी का भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, बुक के हिसाब से चलते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम। चलिए देखिएगा, इसका द्रव्यमान मान लेता हूँ कि कैपिटल एम है और इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। अब चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ना कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी इनके बीच में जो बल लगेगा बच्चों, इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या होगा, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, समझिएगा। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो बल लग रहा है अर्थात यफ, जो बल लग रहा है, जैसे आपको क्या समझाए थे, चलिए मैं एक बार फिर से इस चीज़ को इधर लिख देता हूँ, बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़। ये रहा, देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था कि एक पिंड तो ये है ना, और एक पिंड ये है, इस पिंड का नाम ए है और इस पिंड का नाम क्या है, बी है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये वाला क्या करता है, इसको आकर्षित करता है, तो ये वाला पिंड क्या करता है, इसको भी क्या करता है, आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहले वाले का द्रव्यमान कैपिटल एम था, दूसरे वाले का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। दोनों के बीच की दूरी क्या थी बताइए, डी थी, स्मॉल डी थी। यही चीज़ हमने आपको बताया था। अब समझिए बोल क्या रहा था, पहले लाइन में बोल रहा था कि इन दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल है अर्थात यफ, इन दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल है अर्थात यफ है, वो क्या है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या है, एक का तो है कैपिटल एम और एक का क्या है, स्मॉल एम। गुणनफल माने हमने गुणा कर दिया और क्या बताइए, समानुपाती, तो मैंने समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अभी समीकरण नंबर 1 है, वही मतलब वो नियम यही बोल रहा था कि इनके मध्य में जो लगने वाला बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, ये द्रव्यमान है इस पिंड का और ये द्रव्यमान है इस पिंड का, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो हमने आपस में गुणा कर दिया, गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या उसने कहा था कि ये दूसरा समीकरण मतलब दूसरी लाइन में उन्होंने बोला था कि इनके मध्य में जो बल लग रहा है ना, वो फिर से उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, तो इसके बीच की दूरी होगी डी, और बोल रहा है कि वर्ग के, तो वर्ग माने पावर 2, और व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब ऊपर क्या लगा देंगे बताइए, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो उसने बोला था दूसरी बार में कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और फिर बताया था कि इन्हीं दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए चूंकि इधर बायां पक्ष बराबर है, दोनों एफ ही है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ, ठीक है, ये चिन्ह हम लगा सकते हैं, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर लिख देंगे और नीचे वाली चीज़ को नीचे। तो यम, कैपिटल यम और स्मॉल यम का अगर एक में गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, कैपिटल यम मिलेगा और स्मॉल यम मिलेगा और नीचे डी का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ऊपर वाली चीज़ को हमने ऊपर लिख दिया, नीचे वाली चीज़ को नीचे लिख दिया। अब देखिए इसको हटाना होता है, तो इसको जब बच्चों हटाते हैं ना तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक नियतांक लाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे हैं, नियतांक नहीं बल्कि ये स्थिरांक बोल रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जरा क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ जरा, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये देखिए स्थिरांक ही बोल रहे हैं कि जो जी है वो क्या है, एक प्रकार का अनुपातिकता स्थिरांक है। तो हमने क्या बताया कि इसको हटाएंगे तो इसको हटा करके बराबर का चिन्ह लाएंगे और यहाँ पर एक अनुपातिकता स्थिरांक आएगा जिसको हम कैपिटल जी से लिखेंगे। फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा इस तरीके से कैपिटल एम,
फिर स्मॉल m, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा d का वर्ग हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको कुछ चीज़ों को और यहाँ पर समझना है। क्या समझना है? g जो है वो क्या है बताइए? अनुपातिकता स्थिरांक है। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और g की बच्चों कुछ वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। g की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, मतलब g का जो मान होता है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और यहाँ पर लिखा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं इस चीज़ को। तो ये जी की क्या होती है बताइए? वैल्यू होती है। अब हमको क्या करना होता है? यहाँ पर जी का मात्रक निकालना होता है। क्या निकालना होता है बताइए? मात्रक निकालना होता है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जी का मात्रक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए, कि जी का मात्रक। अब जी क्या है बताइए? अभी मैंने आपको समझाया था बच्चों कि जो जी है वो क्या है? एक प्रकार का अनुपातिकता स्थिरांक है, ठीक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। तो जी का हमको मात्रक निकालना होगा। तो जी का जो मात्रक है वो हम SI पद्धति में निकालेंगे। तो SI पद्धति में मात्रक क्या है? इसका SI पद्धति में मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। ये तो ये जी का क्या है? मात्रक है। तो ये चीज़ हम लोग गणितीय व्याख्या से समझ चुके हैं कि सार्वत्रिक नियम क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया है कि क्या है, और समझा दिया, कुछ बचा नहीं। तो अगली वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आगे और बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं और इसलिए मतलब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने समझाया है। तो अच्छे से देखिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा जो लैपटॉप है थोड़ा सा डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो मैं बंद भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के बताइएगा कि आप कौन हैं, आपने जो वीडियो देखा है वो अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।